हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी और वाचिंग द टीचर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? यूपीएचएससी री एग्ज़ाम के लिए री एग्ज़ाम 51 बैच आज से स्टार्ट हो रहा है और ये इसका पहला वीडियो है। एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम ये पूरा बैच कवर करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो ज्योग्राफी का है। यूपीएचएससी री एग्ज़ाम एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें मैं जो आज की क्लास होगी उसका नोटेशन फाइल भी डाल दूंगा और जो अपडेट्स होती हैं वो भी डालेंगे। इसके अलावा यूपीएचएससी री एग्ज़ाम को लेकर के और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होंगे वो भी आपको यूपीएचएससी री एग्ज़ाम का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे उस पर मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एकदम इत्मीनान से फ्रॉम बेसिक्स, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो एस्पिरेंट मुझसे इसमें पढ़ रहे हैं उसमें कई सारे ऐसे हैं जिनकी जीएस का सेक्शन बहुत वीक है, तो मैं एकदम से जीरो से स्टार्ट करेंगे, ज्यादातर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? और जो कुछ और भी पॉइंट्स बच जाएंगे वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैं लगातार प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप से पहले तो जुड़ने की कोशिश करें। यूपीएचएससी री एग्जाम का ये जो ग्रुप बैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसमें डे बाय डे क्लासेस होंगी। जैसे आज ज्योग्राफी है, कल पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, ऐसे ही डे बाय डे होगा। और करंट अफेयर्स की क्लास वेंसडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग में होगी। यानी आज से 6 बजे से ये बैच शुरू होगा, उसके बाद ये 7 दिन रहेगा। दूसरी खास बात कि ये पूरे वीक में लाइव नहीं रहेगा, 2 या 3 दिन ऐसे होंगे जब मैं इसी समय लाइव भी होऊंगा, तो वहां हम लाइव सेशन भी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया शेयर्स बोथ लैंड एंड रिवर बाउंड्रीज विच ऑफ कंट्री? भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा के साथ साथ नदी सीमा भी साझा करता है? अब ये क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो हमें मैप देखना होगा और मैप के माध्यम से एकदम ऑथेंटिक क्लैरिटी रखनी होगी कि किस देश के साथ कौन सी सीमा साझा होती है। चलिए, 4 यहां पे नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। अब इसी सेक्शन से कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत का किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है, ऐसे जैसे आसान क्वेश्चन। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा, इसमें कोई कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा, ठीक है? 4096 किलोमीटर। तो कभी क्वेश्चन आए कि इंडिया के साथ किस कंट्री की या किस नेबरिंग कंट्री की, किस पड़ोसी देश की सबसे लंबी सीमा है, तो वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक, बांग्लादेश की सीमा के साथ कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं। उसी कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के साथ स्थलीय सीमा के साथ साथ नदी सीमा भी है। अब नदी सीमा, कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में प्रवाहित होती हैं, यानी एक देश से एंट्री करती हैं और दूसरे देश में प्रवेश करती हैं। अब इसको लेकर के 2 ऐसे कंट्रीज भारत में हैं। वैसे तो पाकिस्तान की, भारत से निकलने वाली नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, भारत से आने वाली नदियां बांग्लादेश में जाती हैं, नेपाल से निकलने वाली नदियां भारत में जाती हैं, और इन सभी नदियों का एक देश से दूसरे देश में एंट्री है। अभी मैप के थ्रू भी हम देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है, यानी कुछ ना कुछ सीमावर्ती प्लेस, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो सुपरइम्पोज्ड है, अध्यारोपित है, यानी बनाई गई है, और ये क्या होता है? ये नेचुरल बाउंड्री होती है। ठीक है, चलिए अब हम मैप के थ्रू देखेंगे कि किस बॉर्डर से क्या कंडीशन है। पहली बार इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा है वो रेड क्लिफ सीमा होती है। एक क्वेश्चन का आंसर यहां से तय कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ जो कमेटी थी 1947 में, उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाई, रेड क्लिफ सीमा। अब ये दोनों जगह की सीमा थी। खास बात देखिए, यहां पे ये जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, यहां पे इससे भी रेड क्लिफ, और फिर ये जो बांग्लादेश के साथ सीमा, क्योंकि तब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, तो ये दोनों ही सीमा रेड क्लिफ सीमा 1947 में ये बनाई गई। ठीक, अब एक पॉइंट और आते हैं कि पाकिस्तान और भारत की सीमा के साथ एक नदी है जिसका नाम है झेलम। वो मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान और भारत की सीमा मुजफ्फराबाद से मंगला तक वो लगातार
भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच प्रवाहित होती है। तो इस रिवर का नाम है झेलम। रिवर का नाम क्या है? झेलम। ठीक है, तो ये हुआ भारत और पाकिस्तान की सीमा। दो जगहों पे रेड क्लिफ, क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे रेड क्लिफ सीमा है। ठीक, कब आई थी? 1947 में आई थी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। फिर दूसरा क्वेश्चन और पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो सीमा है वो कितनी है। भारत पाकिस्तान, यहां पे देखिए है ना, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल और इंडिया, और भूटान और इंडिया। बांग्लादेश की सीमा हमने देख ली 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान और भारत की सीमा कंपैरेटिवली लंबी सीमा है, 3323 किलोमीटर। और ये वर्तमान का जो पाकिस्तान है ये उसी की सीमा की बात हो रही है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर, एक अलग सीमा है। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर, और भूटान की सीमा 1643 किलोमीटर। अब कभी अगर सीक्वेंस लगाने को आए, भूटान नहीं, सॉरी भूटान नहीं, ये म्यांमार की सीमा, भूटान की सीमा 643 किलोमीटर है, सॉरी 699, और म्यांमार अगर यहीं हम ऐड कर लें, म्यांमार की बाउंड्री, तो 1643 किलोमीटर। अब एक क्लैरिटी आपके पास हो जानी चाहिए, वो क्या है कि किस कंट्री के साथ सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितनी कंट्रीज हो गई? इंडिया के साथ पाकिस्तान, इंडिया के साथ नेपाल, इंडिया के साथ भूटान, इंडिया के साथ बांग्लादेश, इंडिया के साथ म्यांमार, इंडिया के साथ चाइना। सबकी लेंथ भी लिखी हुई है। अब क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द बॉर्डर्स लेंथ भारत में क्या बनाए? एक क्रम बनाए। इस निम्न में से पूछ ले, इसी क्वेश्चन से पूछ लेगा कि निम्न को सीक्वेंस में लगाएं, सबसे लंबी सीमा किसकी है, उससे कम सीमा, उससे कम सीमा, उससे कम सीमा, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ। 15,200 किलोमीटर ये लैंड बाउंड्री है इंडिया की। भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 है। ठीक है, याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, दूसरा क्वेश्चन सबकी लेंथ के साथ डायरेक्ट फैक्चुअल पूछ ले किसकी लेंथ कितनी है तो बता ले जाएंगे आप, सीक्वेंस लगाए तो पूछ ले जाएंगे, सबसे कम सबसे लंबी पूछेगा तब भी आप बता ले जाएंगे। इसमें एक अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान की सीमा जो है वो ड्यूरेंड लाइन है। ठीक है, और वो 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर। ये ड्यूरेंड वो लाइन है ना, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक थे तब वो लाइन थी, यानी पाकिस्तान से उसका बॉर्डर, और जो ठीक आके भारत के कश्मीर वाले सेक्शन पे टच होता है वही प्लेस है। अभी हम दिखाते हैं यहां पे। आगे बढ़े, हम मूल क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। ये देखिए, ये जो पाकिस्तान, ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये है अफगानिस्तान का बॉर्डर, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है और इसी का नाम है ड्यूरेंड। ये अफगानिस्तान का बॉर्डर। ठीक, अभी मैंने बात की झेलम रिवर की, उस वो जो प्रवाहित होती है मुजफ्फराबाद से मंगला तक, झेलम। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉपर जो बॉर्डर पे रिवर बहती है वो झेलम ही है।
यूं तो कई सारी नदियां भारत और पाकिस्तान से के बीच प्रवाहित होती हैं, चीन और इंडिया के बीच प्रवाहित होती हैं, या भारत और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होती हैं, लेकिन ऐसा प्रॉपर बॉर्डर लाइन पे बहने वाली नदी जो है वो यही झेलम रिवर ही है, प्रॉपर बॉर्डर लाइन पे बहने वाली। बाकी कोई दूसरी नदी प्रॉपर बॉर्डर लाइन पे भारत और किसी देश के बीच में नहीं बहती है। एक बहुत छोटा सा पार्ट बहता है वो फेनी नदी का, भारत और बांग्लादेश के बीच में त्रिपुरा के साथ, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट जो टर्म है वो क्या है, झेलम, और झेलम मुजफ्फराबाद से मंगला तक। लेकिन अब इसमें पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट जो आ रहा है वो बताते हैं आपको कि ये है एक्चुअल बॉर्डर। ये जो अभी एलओसी है ना वो ये है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना वो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल ये है और रिवर यहां से जा रही है, तो एक्चुअल में जो कंडीशंस हैं वो यहां से टेबल फिट नहीं होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन कि किसके साथ सीमा बना रही है। प्राकृतिक सीमा जो रिवर अभी वर्तमान सीमा के साथ बना रही है वो बांग्लादेश के साथ बनाती है, ना कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की मुजफ्फराबाद से जो मंगला वाली सीमा है वो एक्चुअल सीमा से अटैच नहीं हुई है। एलओसी दूसरी है और मुजफ्फराबाद से मंगला तक का सफर दूसरा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। कैसे, अभी आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल कंडीशन देख लीजिए क्या है। सियाचिन का थोड़ा सा पार्ट ये येलो वाला ये इंडिया का है, सियाचिन का अक्साई चीन ये चीन के पार्ट में है, कश्मीर वाला पार्ट, और ये नॉर्दर्न ऑक्युपाइड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो यहां पे है। एक्चुअल जो कंडीशंस भारत के पास हैं वो इतना टेरिटरी इंडिया के कब्जे में है। और ये क्या हो गया है, अब ये अब यूटी हो गए हैं, जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी, ये 2 यूटी हो गए हैं। ठीक, तो रेड क्लिफ सीमा क्या हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश की भी सीमा थी, भारत और पाकिस्तान की सीमा भी है, 1947 में बन रही है। प्राकृतिक सीमा मुजफ्फराबाद से मंगला तक बनाती है झीलम रिवर, लेकिन वो एलओसी के से अभी मैच नहीं है, एलओसी पहले है, वो सीमा बाद में है। दूसरी खास बात, अब आते हैं कुछ और प्लेसेस को देखते हैं। बांग्लादेश में कई सारी नदियां, जैसे ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा जो कि भागीरथी, गंगा 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फरक्का के पास एक रिवर जो है वो है हुगली, दूसरी भागीरथी, और फिर जब वो बांग्लादेश में आएगी इट इज कॉल्ड पद्मा। और फिर यहां पे आएगी ब्रह्मपुत्र, जिसे हम कहते हैं जमुना। ये पूरा सेक्शन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में वो लगातार नदियों के एंट्री से जैसे दलदल जैसा नहीं होता है, एक तो दलदल जैसा हो गया है और दूसरा नदियों ने इस पूरे पार्ट को काट करके डेल्टा फॉर्म कर दिया है। इसीलिए ये जो बीच का पार्ट है इसे कहते हैं गारो मालदा गैप। गारो इज इन गारो खासी जयंतिया, मालदा इन बंगाल, और ये गारो मालदा गैप होता है। किसने काटा है, नदियों ने काटा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और खास बात, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे 3 तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश की सीमा से, और इसी सीमा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो लाइन। जीरो लाइन, क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो लाइन किसके बीच में है, तो आप कहेंगे इंडिया में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है जीरो लाइन। ठीक है, बांग्लादेश से कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री लगा रहे हैं, वेस्ट बंगाल 1, मेघालय 2, असम 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम
5। फिर से समझ लीजिए, वेस्ट बंगाल 1, मेघालय 2, असम। असम 2 जगह से बाउंड्री लगा रहा है। कहां कहां से 2 जगह से बाउंड्री लगा रहा है? एक इस पार्ट से असम का बाउंड्री लग रहा है, एक इस पार्ट से असम का बाउंड्री लग रहा है। ठीक है, तो 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। और सबसे लंबी सीमा कौन शेयर कर रहा है? सबसे लंबी सीमा शेयर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के साथ। यहां पे कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे सिक्किम है। अब सिक्किम भूटान के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है, नेपाल के साथ भी कर रहा है। ठीक, सिक्किम चाइना के साथ भी कर रहा है। और वेस्ट बंगाल का ये जो सेक्शन है, ये देखिए वेस्ट बंगाल, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो बॉर्डर शेयर कर रहा है नेपाल के साथ भी। लगता नहीं है लेकिन वो शेयर कर रहा है, और बांग्लादेश के साथ तो शेयर कर ही रहा है। फिर यहां पे भूटान है। भूटान अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर कर रहा है, भूटान असम के साथ बॉर्डर कर रहा है, भूटान वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर कर रहा है, भूटान सिक्किम के साथ बॉर्डर कर रहा है। तो भूटान का बॉर्डर 4 स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, वेस्ट बंगाल से और सिक्किम से। आई होप कि अब आपके पास बॉर्डर संबंधित जो क्लैरिटी है वो हो गई होगी। अभी फिर आगे देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज? अब ये क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब इसके 2 आंसर ठहर गए और वहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, तो उनको नंबर मिला जिन्होंने दोनों में से कोई आंसर लगाया था। इसलिए क्वेश्चन मैंने इसको उठाया कि आपके पास कंफ्यूजन ना हो। मान लिया आपको कहीं पे किसी प्रैक्टिस सेट में आ जाए तो आप लगा लें, तो वहां कंफ्यूज हो। अब देखते हैं, पहला है वेस्ट बंगाल। कौन सा भारतीय राज्य, विच इंडियन स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक पड़ोसी देश, क्वेश्चन को रीड करने का भी ध्यान रखिए, सबसे अधिक पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। नंबर पूछ रहा है कि भारत का एक राज्य है, सबसे अधिक पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल। यहीं पे एक अगर हम फिगर बना लें तो हम काफी कुछ क्लियर कर सकते हैं। वैसे आगे के स्लाइड्स में फिगर है, वहां भी क्लियर करेंगे, लेकिन एक फिगर यहां पर बना लेते हैं तो थॉट्स ऑफ क्लियरिटी ज्यादा होगी। यहां पे है बांग्लादेश, ये है भूटान, यहां पे है चाइना, ये है म्यांमार, क्लियर? बाउंड्रीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आसान क्वेश्चन आएगा और अगर नहीं समझे रहेंगे तो वहां कंफ्यूज होकर गलत ही करके आएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिम बंगाल, ये पूरा पार्ट है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल भूटान के साथ भी, वेस्ट बंगाल भूटान, वेस्ट बंगाल यहां नेपाल, भूटान, नेपाल और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, इन तीनों के साथ इसके बॉर्डर अटैच है। अब आता है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ है? पहला तो चाइना, ये है अरुणाचल प्रदेश, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश के साथ पास भी कितने हो गए? 3। वेस्ट बंगाल के पास भी हो गए कितने? 3। अब आता है उत्तर प्रदेश। यूपी का भी मैप बना लेते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी। सब मैप से देख रहे हैं तो यूपी का भी मैप ही से देख लें। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको बहुत हेल्प करती है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हम हर एक बात रटने पे आ जाते हैं, और जब रटने पे आ जाते हैं तो फिर गलतियां वहीं से शुरू होती हैं। यह है नेपाल, यह है यूपी। यूपी की बाउंड्री किसके साथ है? यूपी की बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के साथ है। वो किसके साथ है? वो है नेपाल।
और किसी भी फॉरेन नेशन के साथ नहीं हो रही है। उत्तराखंड जब यूपी में था तो चीन के साथ भी सीमा शेयर करता था, लेकिन अब नहीं है। सिक्किम के साथ आते हैं। सिक्किम के साथ कौन कौन है? सिक्किम के साथ एक भूटान हो गया, एक चाइना हो गया, एक नेपाल। सिक्किम के साथ भूटान, चाइना, नेपाल। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक, ये मुझे लग रहा है जब ये क्वेश्चन पूछा गया रहा होगा तो ये अधिक की जगह अगर कम पूछेगा तो यूपी लगा देंगे, और अधिक में वेस्ट बंगाल भी 3 है, अरुणाचल प्रदेश भी 3 है, और सिक्किम भी 3 है। अब ये क्वेश्चन और कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया जाता, पहला ए बी, दूसरा ए बी सी, तीसरा बी और डी, चौथा ए बी डी। अब ये ऑप्शन दे दिया जाता, ठीक है, और अधिक वही रहना पड़ता, तो क्या होता? ए बी डी राइट आंसर हो जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप तभी सही कर पाएंगे जब आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा। तो 3-3 के साथ तीनों, अक्सर होता ना ऑप्शन गलत दे दिया। देखिए, नेपाल की बाउंड्री है यहां पे। नेपाल किसके साथ है? नेपाल चाइना के साथ, नेपाल एक चाइना के साथ है, चाइना कह रहा हूं। सिक्किम चाइना के साथ है, सिक्किम नेपाल के साथ है, सिक्किम भूटान के साथ है। यूपी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? नेपाल के साथ है। यहां पे आते हैं, सिक्किम यही है, भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, नेपाल के साथ शेयर कर रहा है, और चीन के साथ शेयर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश यहां पे है, चाइना यहां पे है, म्यांमार के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू विच रीजन। भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है, वो किस तरीके से डिवाइड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम कर्क रेखा के बारे में एक सिंपल क्वेश्चन पढ़ते थे, कितने राज्यों से जाती है। इस क्वेश्चन को फॉर्म किया गया, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू विच रीजन। पहला ऑप्शन है 2 समान तापीय भागों में, यानी कर्क रेखा के नॉर्थ में भी एक ही जैसा थर्मल प्लेस हो और साउथ में भी एक ही जैसा थर्मल प्लेस हो। पॉइंट नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। दूसरा, मानसूनी और व्यापारिक पवनों क्षेत्रों में, मानसून एंड ट्रेड विंड रीजन में। फिर इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट जोन, यानी भूमध्य रेखीय और समशीतोष्ण भागों में। ठीक, ऐसे कठिन क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। अब इस कठिन क्वेश्चन को हमेशा के लिए समझ लीजिए कैसे। ये एक मैप है, ठीक, इस मैप में ये वर्ल्ड का मैप है, और ये जो लाइन बीच बीच में आपको डैश डैश दिख रही है ना, ये लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक, अब इसी में एक लाइन है, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। इसी में एक और लाइन है, ये है कैप्रिकॉन, यानी मकर रेखा। ये है 23 डिग्री एंड हाफ कर्क रेखा। अब यहीं पर एक पॉइंट समझिए, ग्लोब में जो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसी पैरेलल लाइन होती हैं, इनको कहते हैं हम लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। ठीक, ये है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में कहते हैं इसे हम इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर। अब यहीं से एक लाइन में यहां खींचता हूं 45 डिग्री, और यहां पे एक लाइन खींचता हूं मैं, ये लाइन है, ये है 66 डिग्री एंड हाफ। दोनों ही ये 0 डिग्री के नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
0 डिग्री के साउथ में सदर्न हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर में ऐसी ही लाइनें रहती हैं, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। पैरेलल लाइन लैटिट्यूड, और जो ऊपर से नीचे की ये लाइनें खींची गई हैं इन्हें कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर। क्या कहते हैं? इन्हें हम देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इतनी बात क्लियर हो गई। जो पॉइंट पूछा गया है पहले उसको समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे? देखिए, कर्क और मकर रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है 23 डिग्री एंड हाफ सदर्न लैटिट्यूड। मकर रेखा 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड कर्क रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन, या उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो क्वेश्चन में पहली पॉइंट उष्ण कटिबंध अगर कभी पूछा किसके बीच में है तो आप कहेंगे कर्क और मकर रेखाओं के बीच में है। दूसरी खास बात, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल के ठीक बगल वाला क्या होगा? सब ट्रॉपिकल। जैसे इंस्पेक्टर के ठीक साथ वाला सब इंस्पेक्टर, उससे नीची रैंक। तो वैसे ट्रॉपिकल के ठीक बगल वाला क्या होगा? सब ट्रॉपिकल। क्या होगा? सब ट्रॉपिकल। हिंदी में कहेंगे इसे उपोष्ण कटिबंध। और इंडिया में ये कर्क रेखा बीचों बीच से होके जा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, सॉरी ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। इतने स्टेट से होके जा रही है। तो और इंडिया का पार्ट कहां है? इंडिया है ये, इंडिया है ये। अब आधा पार्ट कहां पे इंडिया का है? आधा पार्ट ट्रॉपिकल जोन में, ट्रॉपिकल जोन, और आधा ऊपर वाला किसमें है? सब ट्रॉपिकल जोन। यानी भारत आधा उष्ण कटिबंध में है और आधा भारत उपोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और आधा भारत उपोष्ण कटिबंध, दोनों बातें एकदम क्लियर। ठीक। अब 45 से 66 वाले पार्ट को कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध, यानी टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन। ठीक है। तो भारत क्या कर रहा है? उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में डिवाइड हो रहा है। तो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। अब मीनिंग भी समझ लीजिए इस समय। ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंध का मतलब यह हुआ कि सूरज की रोशनी पूरे साल सीधी पड़ती है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही सूरज शिफ्ट होता है और इक्वेटर पे थ्रू आउट द ईयर सीधी रहती है। कर्क रेखा नॉर्थ और साउथ उसके मैक्सिमम डेविएशन का रीजन है। ना तो कर्क रेखा से ऊपर सूरज हमेशा सीधा जाता है, ना ही मकर रेखा से नीचे जाता है, दोनों के बीच में बना रहता है। पूरे वर्ष उसकी रोशनी वहीं शिफ्ट होती रहती है। कर्क रेखा पे सबसे नॉर्दर्न पॉइंट 21 जून को वहां चमकता है और मकर रेखा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट वहां 22 और 23 दिसंबर को चमकता है। इक्वेटर पे 2 बार वर्ष में सीधा चमकता है, एक है 21 मार्च, दूसरा है 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच 2 स्टेट्स? तो 2 स्टेट्स की राजस्थान और गुजरात से होके जाती है, उड़ीसा से होके जाती नहीं है। छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी होके जाती है, यहां से भी होके जाती है। महाराष्ट्र और तेलंगाना से होके जाती नहीं है। तो अब ऑप्शन आएगा कभी तो ए और सी दोनों ही करेक्ट है। अब पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो ये है गुजरात। कभी कभी क्रम भी लगाने को आ जाता है, पश्चिम से पूरब, तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 स्टेट से होके जाती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में होकर जाती है। और नॉर्थ का पार्ट क्या है? यह है सब ट्रॉपिकल, यानी उपोष्ण, और ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंध। हाउ मच ahead in Indian Standard Time IST from Greenwich Mean Time GMT? दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? एक लाइन इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री, और ये भी है 0 डिग्री। 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्या है? ये इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा। जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये हमेशा से क्या बताते हैं? हमेशा से ये क्लाइमेट या सीजन को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट अलग है, सीजन अलग है, लेकिन दोनों ही बात पॉइंट को अफेक्ट करेंगे ये लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जितने ही होंगे, ये जिसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ये देशांतर रेखाएं हमेशा से आपके टाइम और डेट किससे डिसाइड होगा? हमेशा से लॉन्गिट्यूड से होगा। और ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वही दुनिया भर में समय की निर्धारित रेखा है। और ठीक इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के दूसरे तरफ का जो देशांतर है वो 180 डिग्री है, जो कि डेट डिसाइड करता है। तो 0 डिग्री मेरिडियन टाइम डिसाइड करता है, उसी के पीछे का देशांतर 0 डिग्री वो डेट डिसाइड करेगा। वैसे कुल 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे भारत का मध्यमान समय अधिक है ग्रीनविच मीन टाइम से। कैसे अधिक है? एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए, यह है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। ठीक, इसके पूरब का समय पहले, पश्चिम का समय बाद में। वैसे कोई भी दो देशांतर में जो ईस्ट का देशांतर है और जो उसके वेस्ट का देशांतर है, पहले एक बात और समझिए, ग्रीनविच मेरिडियन के पूरब का पार्ट ईस्ट हेमिस्फेयर और ग्रीनविच के पश्चिम का भाग वेस्ट हेमिस्फेयर, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ग्रीनविच के वेस्ट में कोई भी लॉन्गिट्यूड होगा वो हमेशा से क्या कहलाएगा? वेस्ट, उसके साथ वेस्ट जुड़ा हुआ होगा। और ग्रीनविच के ईस्ट में कोई भी लॉन्गिट्यूड जुड़ा होगा तो वो क्या होगा? वो ईस्ट होगा। जैसे भारत का जो मीन टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, क्योंकि भारत कहां पे है? भारत ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। और ये है 0 डिग्री, तो भारत की स्थिति किसमें है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत का मीन टाइम है ये 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। क्या? ईस्ट। क्यों ईस्ट? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये 5 राज्यों से जाता है। एक है यूपी, फिर है एमपी, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है ओडिशा, और फिर है आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से ग्रीनविच मीन टाइम जाता है। और खास बात कि पृथ्वी 24 घंटे में
पूरा चक्कर लगाती है, औसतन यही मानते हैं हम। तो 24 घंटे में कुल जो उसे दूरी तय करनी होती है वो 360 डिग्री उसे पश्चिम से पूर्व दिशा में दूरी तय करनी है। तो जो गणित निकल के आता है कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब इंपैक्ट क्या हुआ कि 1 डिग्री लैटिट्यूड मूव करने में 4 मिनट, 4 मिनट का समय लगता है। तो जितना भी पूरब का देशांतर होगा, ध्यान रखिएगा, जितना भी पूरब का देशांतर होगा वो अपने से पश्चिम वाले देशांतर में 1 डिग्री का अंतर अगर है तो पूरब वाला 4 मिनट प्लस होगा। यानी अगर 2 लाइनें हैं, ये पूरब में है तो पूरब वाला देशांतर इस पश्चिम वाले देशांतर से जितने डिग्री का डिफरेंस होगा, मान लिया 1 डिग्री का है, यहां पे 1 बज रहा है तो यहां 1:04 हो रहा होगा। अगर दोनों के बीच में 2 डिग्री का अंतर है तो यहां 1 बज रहा है तो यहां 1:08 होगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का एक हिसाब याद रखिए, कोई भी जो पूरब का देशांतर होगा वो ठीक अपने पश्चिम के देशांतर जो कि 1 डिग्री का होगा उससे 4 मिनट 4 मिनट टाइम उसकी अहेड होगी। ठीक, अब भारत का मीन टाइम क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट। और ग्रीनविच मीन टाइम पे कोई टाइम दिया है, प्रश्न यही करना है। अब कैसे डिसाइड करेंगे? पूरब वाला 1 डिग्री पे 4 मिनट पहले है, बहुत सिंपल। तो कह रहा है 82 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट, और बाकी 30 डिग्री है तो 2 मिनट कर लेंगे। 60 होता तो 1 मिनट हो जाता, सॉरी 1 डिग्री हो जाता यहां पे। अब 82 से 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 to the 8 and 328। इतना कुल क्या हो गया? मिनट हो गया। जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम आएगा? अब घंटा, 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटा आएगा ना, तो 5 घंटा हो गया। और ये क्या हो गया? 28 मिनट। और 2 मिनट इस 30 वाला जोड़ लेंगे तो कितना अधिक हो गया? 5 घंटा। 28 प्लस 2 तो 5 घंटा 30 मिनट प्लस। तो भारत का मीन टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अधिक हुआ? 5 घंटा 30 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर है। भारत का मीन टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, तो कितना अधिक होगा? 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 82 पे कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई किए हमने, 328 आया, 60 से डिवाइड कर दिया। जब हमें मिनट निकालना हो तो आंसर आया 5 और 28 मिनट। अब ये 30 आधा बचा हुआ है, उस तो 1 डिग्री में 4 मिनट, 30 में आधा तो 2 मिनट हो गया, 28 2 30, और 5 और 30 मिनट ऐड। तो भारत का मीन टाइम कितना ऐड है? 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट प्लस। नेक्स्ट, if it is 12 noon IST, what will be the 82 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड? कह रहा है अगर 12 बजा हो इंडियन इंटरनेशनल, सॉरी 12 बजा हो, कह रहा है if it is 12 noon IST, what will be the local time of 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड? कह रहा है पश्चिमी, ध्यान दीजिए, पूरब नहीं पूछ रहा है। भारत का 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है। भारत का 82 डिग्री 30 मिनट क्या है? पूरब है। तो बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं कैसे, देखिए भारत का 82 डिग्री 30 मिनट कह रहा है यहां दोपहर का 12 बजा है, 12 नून,
ठीक है। अब 82 डिग्री 30 मिनट यहां है, कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट यहां पे जो है उसकी क्या डिफरेंस, समय के बीच डिफरेंस क्या होगा, और कह भी दे रहा है यहां पर 12 बजा है। ठीक, ध्यान दीजिए, यहां 12 बजा है, दोपहर का 12, ये 5 घंटा 30 मिनट प्लस है। ठीक, 5.5 घंटा, तो यहां से घटाएंगे 5 घंटा 30 मिनट, ये डिफरेंस, फिर ये वाला और पीछे है, तो 5 घंटा 82 डिग्री 30 मिनट ही है ना, तो 5 घंटा 30 मिनट, और कितना का अंतर हो गया, 11 घंटे का अंतर हो गया, 11 आवर का अंतर हो गया, यानी 11 घंटे ये क्या हुआ, बैक, पीछे, क्योंकि वेस्ट का जितना भी लॉन्गिट्यूड होगा वो 1 डिग्री पे 4 मिनट के हिसाब से पीछे होगा। तो भारत तो 5.5 घंटा आगे है ना, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि अगर यहां पर 12 बजा हो तो यहां कितना बजा होगा और यहां कितना बजा होगा, पूछ आपसे यहां कर रहा है। तो कुल अंतर हो गया कितने का, 11 घंटे का अंतर हो गया। तो अगर दोपहर का 12 बजा हो और उससे 11 घंटे पहले की बात कर रहा हो तो आंसर क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, रात की बात करेगा, 12 बज रहा है, यहां पे 1 बजे रात्रि होनी चाहिए थी, यहां जो होना चाहिए था रात्रि का 1, क्योंकि 11 घंटे का डिफरेंस हुआ, तो 12 बज रहा है घड़ी में, यहां 12 बज रहा है, फिर ये 1 बजेगा, ये 2 बजेगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। ठीक, अब कह रहा है 11 घंटे का डिफरेंस, तो 1 घंटा पीछे, 2 घंटा पीछे, 3 घंटा पीछे, 4 घंटा पीछे, और बज कितने रहा है, दोपहर का, तो दोपहर से पहले होगा तो सुबह होगी, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कितना बज रहा होगा, 1, रात का कितना बजेगा, 1, राइट आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, चलिए अभी ये पीपीटी हम डाल देंगे आपके ग्रुप में, आप वहां एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, अब देखिए सबसे लंबी कोस्टल लाइन, एक यहां पे चेंज आया है वो समझाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन दिया, सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे पहले सबसे लंबी सीमा रेखा का एक रिवाइज्ड लेंथ आया है, वो ध्यान दीजिएगा, यही आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन है। अब कितना हो गया है रिवाइज्ड लेंथ, 11,098.81। भारत में जो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं और जो ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं, इन सबको मिलाकर के जो टोटल लेंथ हो गई है किसकी, कोस्टल स्टेट्स की, वो कितनी हो गई है, 11,098 यानी 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। ठीक, और ये लेंथ वाइज देखिए कितना लिखा हुआ है, सबका अलग अलग लेंथ। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, क्या समझना है आपको, कि लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। ठीक, और ये क्या कह रहा है, ये कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन कितनी है, ये है 11,098.81 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 26,298, 26,298.81 किलोमीटर, ये भारत की टोटल बाउंड्री लेंथ अब ये हो गई। सबसे ज्यादा लंबी लेंथ के बारे में पूछेगा तो अगर स्टेट पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, अगर स्टेट पूछ रहा है, सिर्फ स्टेट और स्टेट के ही नाम दिए हुए हैं, कोई दूसरा नाम
नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, और अगर यूनियन टेरिटरी भी दिया हुआ है तो क्या करेंगे। और अगर पूछ लिया इनमें से सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है, न यूनियन टेरिटरी लिखा हुआ है और न स्टेट लिखा हुआ है, तो उसके लिए एक नया चीज। यूं तो अंडमान निकोबार 3085.3 किलोमीटर के साथ शीर्ष पे है, नंबर 1। नंबर 2 पे आएंगे तब गुजरात आता है 2340 किलोमीटर, नंबर 2 पे। स्टेट वाइज पूछेगा तो गुजरात नंबर 1 पर है। यूनियन टेरिटरी के साथ पूछेगा तो अंडमान निकोबार 1 में है। मान लिया प्रश्न में सिर्फ ये लिखा निम्न में से सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला तमिलनाडु दूसरा गुजरात, आप गुजरात से नीचे पढ़बे नहीं करेंगे, गुजरात पे टिक लगा देंगे। बट गुजरात इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट आफ्टर अंडमान निकोबार व्हेन द क्वेश्चन डिमांड्स विच ऑफ दीज। क्लियर। और अगर स्टेट लिखा होगा तब तो कोई बात नहीं है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी लिखा होगा तब भी आपका कौन है, अंडमान निकोबार। सबसे छोटा भी पूछ सकता है तो वो पौडीचेरी या पुडुचेरी है, 42.65 किलोमीटर। ये पूरा पीडीएफ रख लीजिएगा, पढ़ डालिएगा। सबसे जो स्मॉल है वो पुडुचेरी 42.65 किलोमीटर। तो अब यहां पे सबसे लॉन्गेस्ट कौन हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट हो गया गुजरात। अब देखिए इसके बारे में एक क्रम बता दूं आपको। गाता रहे मेरा दिल, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था तो उसी हिसाब से मैंने इसे बना लिया। सबसे लंबा गुजरात, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है, ये गाता हो गया। उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर रहे मैंने ऐसे जोड़ दिया, और एम फॉर महाराष्ट्र, और दिल फॉर एल फॉर के, एल से राइमिंग मिला दिया मैंने केरल। तो क्रम कितना हो गया, गुजरात, ठीक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे महाराष्ट्र, और पांचवें पे केरल। और आज भी सीक्वेंस वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, गुजरात। अच्छा देखिए एक चेंज आ गया है, ये सीक्वेंस अब सेट नहीं होगा, इस सीक्वेंस को रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए सीक्वेंस सेट नहीं होगा अब, तब मैंने बनाया था, और जब चेंज हुआ तो ये मुझे मेंशन था कि हाँ चेंज हो गया है तो मैं उसमें चेंज कर लूंगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अब आंध्र प्रदेश, और लेकिन हो सकता है सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेट हो सकता है। गाता, ठीक है, रहे मेरा दिल, एकदम सही है। पहले गुजरात, स्टेट वाइज पूछेगा, फिर तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और फिर केरल। ये सीक्वेंस से आप याद कर सकते हैं, इसको जरूर याद कीजिएगा, पूछेगा जरूर। लास्ट वाला और इंपॉर्टेंट है, पौडीचेरी अभी तक छोटा नहीं पूछा है, छोटा पूछ लेगा तो गलत कर सकते हैं। द करेक्ट नॉर्थ साउथ ऑर्डर ऑफ स्टेट्स, नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है, फिगर से देखेंगे क्लियर होगा। अब इतना मैप देखा है तो आंसर भी देख लेते हैं। ओडिशा कह रहा है पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर कह रहा है, ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट जब भी आएगा तो वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर आएगा, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे, ओडिशा, और नंबर 3 पे, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। यहां पे आंध्र प्रदेश, ये सीक्वेंस आपका लग गया, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। एकदम क्लियर है।
कुल टोटल स्टेट्स कितने हैं ये भी ध्यान रखना है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर गोवा 7, महाराष्ट्र 8, गुजरात 9। याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। नेक्स्ट, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड। अभी हमने इसकी बात की कि मेनलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। अक्षांशीय विस्तार कह रहा है, देशांतरीय विस्तार नहीं, अक्षांशीय विस्तार। आइए देख लेते हैं। अब ये आपको मैप है, ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन मैप है, और ये आपको जब जो एस्पिरेंट ज्वाइन करेंगे, जैसे सरल अभ्यास का अभ्युदय बैच, तो उसमें ऐसे ही नोट्स उनको उस पूरी क्लास में मिलेंगे। ये सब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड हैं। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग जैसा क्वेश्चन पूछता था, ये सब उसी फॉर्म पे बनाए गए थे। अब अक्षांशीय विस्तार, इंदिरा कॉल नॉर्थ में है 37 डिग्री 6 मिनट। दूसरा, अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, अगर मेनलैंड पूछेगा, मेनलैंड पूछेगा तो ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। इसे कहते हैं हम केप कमोरिन। क्या कहते हैं, केप कमोरिन या कन्याकुमारी, केप कमोरिन या कन्याकुमारी। और इंदिरा पॉइंट, ये अगर सभी यानी भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, और उसमें मेनलैंड नहीं लिखा है, तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। और ये है कहां, ये ग्रेट निकोबार। कहां पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। कहां पर है ये, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो ये हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में कौन है, इंदिरा पॉइंट। अगर मेनलैंड पूछेगा तो केप कमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। अगर सदर्न मोस्ट पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, और किस पे है वो, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार यानी यहां से लेकर के यहां तक के बीच की बात पूछ रहा है, वो भी क्लियर कर लेते हैं। यहां पे 8 डिग्री है, यहां पे 37 डिग्री है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 37 माइनस 8 29। अब 6 मिनट उधर है, 4 डिग्री इधर है, तो कितना हो गया, लगभग कितना हो गया, 30 मिनट। कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री, मिनट नहीं 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का है, 30 डिग्री का डिफरेंस, क्योंकि वहां पर 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट भी तो है। कितने का है, लगभग 30 का अंतर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में भी और पॉइंट देखेंगे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय के बीच में लगभग कितना अंतर है। पूर्वी और पश्चिमी, ये यहां से क्लियर होगा, या पूर्वी और पश्चिमी यहां से क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पूर्वी और पश्चिमी, जैसे यहां अक्षांशीय विस्तार था ना, वैसे वहां देशांतरीय विस्तार देखते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। ये हमेशा ध्यान रखिए कि भारत का कोई भी देशांतर पश्चिम में नहीं है, चाहे भले वो पश्चिम की तरफ हो। तो क्या हुआ, भारत पूर्वी देश गोलार्ध का देश है, इससे सभी देशांतर पूरब के होंगे। तो 97 डिग्री 25 मिनट। अब आपको फिर वही सब्ट्रैक्ट करने वाली बात कि 97 सब्ट्रैक्ट बाय 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां 17 हो जाएगा, और 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 9। ठीक, फिर यहां पे कितना हो गया, 8 में से 6 को करेंगे कितना हो गया, 2। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, 29। लेकिन 25 है, यहां 7 है, तो ये भी कितना होगा, 30 मिनट के आसपास होगा। ठीक, 30 डिग्री के आसपास। कितना हो गया, 30 डिग्री। अब खास बात देखिए, 30 डिग्री इसमें लगभग है, 30 डिग्री उधर है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इक्वेशन यही तो बताया था मैंने, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ठीक,
तो कह रहा है 30 डिग्री बराबर 30 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर कितना हुआ 120 मिनट। तो कितना हो गया ये 2 आवर। मतलब भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच में कितना अंतर है, 2 घंटे का समय में अंतर है और लगभग 30 मिनट का अंतर किसमें है, देशांतरों के बीच में। कितना अंतर हो गया, 2 घंटे का अंतर हो गया। कितना, 2 घंटे का अंतर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अब नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन भी जान लीजिए। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट कितना हो गया 2932 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। द्वीपों सहित भारत का दक्षिणतम बिंदु अब भी हमने बात की थी, कौन है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। देखिए यहीं पे आ जाएगा, अभी इसी की बात हमने की थी ना, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। ठीक। और 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, मेन लैंड है। किसने लिए, इसे कहते हैं हम केप कमोरिन या कन्याकुमारी। केप कमोरिन या कन्या, केप मतलब होता है अंतरीप। ठीक है, तो ये है ही कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी। अंतरीप या केप का मतलब होता है द लैंड प्रॉपर्टी विच इंटर्स इनटू द वाटर लाइन। किसी भी जलीय भाग में अगर कोई कोना का भाग एंट्री किया हो तो इसे कहते हैं केप कमोरिन। ठीक। और जब किसी लैंड प्रॉपर्टी को 3 तरफ से वाटर बॉडी ने घेर रखा हो उसे कहते हैं पेनिनसुला। तो इंडिया का ये पेनिनसुला भाग है और उसमें नीचे का पार्ट क्या है, केप है। जैसे केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में। ये क्वेश्चन क्या है, भारत का पूर्वी सबसे दूर स्थित राज्य कौन है, सबसे पूरब में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। अभी हमने बात की कि अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु प्लेस है, कौन सा प्लेस, किबिथु, सबसे पूर्वी है। और कितना है ये, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अरुणाचल प्रदेश 3 अलग अलग कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक अरुणाचल प्रदेश, यहां पे है म्यांमार, वही जिसे वर्मा कहते थे हम, और दूसरा ये भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहीं पे दिहांग गॉर्ज से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और वेस्ट बंगाल में से बांग्लादेश में उसे हम जमुना कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है। तो फिगर बनाते हैं और अभी क्लियर हो जाएगा। कभी करते हैं इसमें, अगर फिगर बनाएंगे थोड़ा सा क्लियर होगा, आपको भी क्लियर होगा। ये है बांग्लादेश। ठीक, ये पार्ट है मेघालय। ठीक, यहां पे असम भी साझा सीमा करेगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम भी है, वेस्ट बंगाल भी है। तो असम भी साझा कर रहा है, त्रिपुरा भी कर रहा है, मिजोरम भी कर रहा है और मेघालय भी कर रहा है। ये चारों करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये चारों साझा कर रहे हैं, ऑल फोर। इसमें टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई है, किसी एक को मिस करना था। ये सभी करते हैं। क्लियर, ये समझ जाइए कि इसमें सभी करते हैं। असम एक ऐसा है जो त्रिपुरा से बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है, और त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से सराउंडेड है, और इसी की जो बॉर्डर उसे कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं इसे, जीरो लाइन।
ये देखिए बांग्लादेश है, मेघालय सीमा साझा कर रहा है इससे, मेघालय कर रहा है बांग्लादेश से, यहाँ पे असम कर रहा है, यहाँ पे असम कर रहा है, यहाँ त्रिपुरा कर रहा है, यहाँ मिजोरम कर रहा है, यहाँ वेस्ट बंगाल कर रहा है। वेस्ट बंगाल 1, मेघालय 2, असम 3, त्रिपुरा 4 एंड मिजोरम 5। भारत का पश्चिमी सबसे दूर स्थित देशांतर किस क्षेत्र के निकट है? थार का मरुस्थल। आइए एक वेस्ट का फिगर, थार का डेजर्ट, एक वेस्ट का फिगर बना लेते हैं, उसके बाद उसी में देखते हैं। आगे फिगर तो खैर है ही। छोटा फिगर बनाएंगे ताकि आ जाए। ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ठीक है। और ये जो प्लेस है ना, ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण। कच्छ के रण के साथ यहीं से जाती है 24 डिग्री देशांतर। क्या जा रही है? 24 डिग्री देशांतर। पाकिस्तान यही चाहता है कि 24 डिग्री देशांतर के साथ ही उसकी सीमा साझा हो, लेकिन वो नहीं है, नहीं डिस्प्यूट प्लेस है। और दूसरा थार का मरुस्थल, यहां पे है थार डेजर्ट, ठीक। अरावली माउंटेन बहुत चर्चा में अभी फिलहाल था, यहां से स्टार्ट होता है और दिल्ली तक जाता है। सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान ये प्लेस, इंडस प्लेन। अब यहां पर फिगर देखते हैं, ये देखिए यहां पे एक कच्छ का रण, कच्छ का रण ये है, थार डेजर्ट, ठीक। ये है खंभात, खंभात की खाड़ी। और ये प्लेस कौन सा है? ये है, सॉरी, ये है कच्छ की खाड़ी। और ये है खंभात की खाड़ी। इसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं। तो किसके पास सबसे करीब होगा भारत का वेस्टर्न पार्ट? थार का मरुस्थल बिल्कुल नहीं होगा, कच्छ का रण, अरावली पर्वतमाला नहीं, सिंधु का मैदान नहीं, कच्छ का रण। और कौन है सबसे पश्चिमी भाग? अभी फिगर में आपको दिखाया था, यहां पे देखिए, ये फिगर सब आपको मिलेगा यहां पे देखिए, कौन सा प्लेस है? गोहार मोता या गोरा मोता। और यहीं पे क्या है? कच्छ का रण, कच्छ का रण। तो गोहार मोता या गोरा मोता किसके पास है? कच्छ के रण के पास है। इस तरीके के नॉन एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आएंगे कि आप अभी तक केवल वही नाम रटे हुए हैं, उसने फिजिकल एरिया दे दिया। तो अगर मैप नहीं देखेंगे तो फिजिकल एरिया गलत करके आएंगे। भारत में कौन सी शैल प्रजाति को खनिजों का भंडार कहा जाता है? अब यहां पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे दें हम कि 13.7 बिलियन ये टाइम है जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 13.7, 4.6 बिलियन जो है वो किसका ओरिजिन है? 4.6 बिलियन टाइम जो ओरिजिन है ये है हमारे सोलर सिस्टम का, 4.6 अरब। अब 4.6 अरब के बाद ये पूरा जो यहां से लेकर के आज तक का टाइम है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टरनरी, टर्शरी, सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक काल। अभी जो चल रहा है वो क्वार्टरनरी यानी चतुर्थक काल चल रहा है। इसके पहले कौन सा था? तृतीयक यानी टर्शरी चल रहा था।
अब टर्शरी तृतीयक, और उसके पहले क्या था? सेकेंडरी, और उसके पहले क्या था? प्राइमरी। तो जब चट्टानें बननी शुरू हुई तो ये पृथ्वी के चट्टानों के निर्माण के टाइमिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। फिर उसको और छोटे छोटे समयों में डिवाइड किया गया। उसी को भारत के चट्टानों के विभाजन में कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, एज वाइज हैं, जिसमें जब कभी नाम आएगा आपके पास, मैं लिख दे रहा हूं, आर्कियन। आर्कियन अगर नाम आया तो सबसे पुरानी चट्टानें, ओल्डेस्ट। अगर आर्कियन आया सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट। आर्कियन के बाद धारवाड़, ठीक, धारवाड़ के बाद कुडप्पा। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा। उसके बाद विंध्यन, सॉरी, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, और फिर दक्कन ट्रैप। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। फिर उसके बाद आएगा मैदानों का निर्माण, जो कि टर्शरी, फिर क्वाटरनरी। अब पूछ रहा है, जब पूछेगा सबसे पुरानी तो आप हमेशा कहेंगे आर्कियन, लेकिन आर्कियन है नहीं। फिर आर्कियन के बाद आता है धारवाड़। आर्कियन चट्टानें जो बनी हुई हैं वो सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई हैं, 67 to 69 करोड़ साल पुरानी बनी हुई हैं। आज वो चट्टानें अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें नहीं है, उनका मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, यानी रूपांतरण हो चुका है। चट्टानें इतनी टूट मरोड़ उठ गई हैं कि उनका खुद का जो नेचर स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन है, वो चेंज हो चुका है। उसके बाद जो चट्टानें बनती हैं उनका नाम है धारवाड़, और धारवाड़ रॉक्स में भारत में सबसे ज्यादा खनिज मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद जब कभी गोंडवाना पूछेगा तो समझ जाएगा कि भारत का कोल यानी कोयला, भारत का जो कोल रीजन या कोयला है वो कहां पाया जाता है? वो गोंडवाना रीजन का कोल है। फिर अगर पूछा जाता है विंध्यन, तो जो कि विंध्याचल श्रेणी है या रेड सैंडस्टोन जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? वो विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। दक्कन ट्रैप जब भी आएगा तो रेड ब्लैक बेसाल्ट से बना हुआ दक्कन ट्रैप है, जो कि ज्वालामुखी से बना हुआ है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जब भी आएंगी तो ये सबसे पहली चट्टानें जो सेडिमेंट्री थी, अवसादी थी, और सबसे ज्यादा जो मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं वो धारवाड़ में मिलते हैं। एक फिगर के थ्रू देखिए मैं यहां दिखाया है कि कौन से धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। सब चट्टानें अलग। आर्कियन की चट्टानें यहां पाई जाती हैं। धारवाड़ की चट्टानें ये सबसे पहले कर्नाटक में पाई गई, धारवाड़, बेल्लारी और शिवमोग वहां पाई जाती हैं। ये छोटा नागपुर का पठार रीजन है, वहां पाई जाएंगी। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पे, फिर अरावली वाले रीजन में पाई जाएंगी, कुछ कुछ हिमालय रीजन में भी हैं। हर चट्टानें अलग अलग प्लेसेस पे। और फिर यहां पे देखिए ये दक्कन ट्रैप का, ठीक, गोंडवाना देखिए यहीं पर है जहां कोयला पाया जाता है, ये गोंडवाना रीजन है कोयले वाला। विंध्यन रीजन जहां विंध्याचल रेंज है, ये देखिए। उसके अलावा भी चिटपुट है। सबसे पहले जो चट्टान जहां पाई गई उसी के नाम, प्लेस के नाम पे उसको नाम दिया गया है। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से हुआ है? अभी मैंने बताया कि जो चट्टानों का नाम था उसी नाम के क्रम में एक नाम है जिसे हम कहते हैं क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ? ज्वालामुखी का यानी वॉल्केनो का दरारी उद्भेदन हुआ, यानी फिशर इरप्शन हुआ। क्या हुआ? दरारी उद्भेदन यानी फिशर इरप्शन। अब उससे क्या निकला? उससे निकला बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट लावा। और उस बेसाल्ट लावा के जमने से, डिपोजिशन से क्या बना हुआ है? दक्कन ट्रैप बना हुआ। अभी फिगर में दिखाते हैं। नदी निक्षेप से क्या हुआ है? नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। पूछेगा नॉर्दर्न प्लेन मतलब
सिंधु गंगा का मैदान, तो किससे बना हुआ है? वो नदी निक्षेप से बना हुआ है। फोल्ड यानी फोल्डिंग से क्या बना हुआ है? हिमालय बना हुआ है। हिमालय कैसे बना हुआ है? फोल्ड से बना हुआ है। और कायांतरण या रूपांतरण वो हिमालय में भी हुआ है और पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी अब बहुत ज्यादा रूपांतरण हो गया है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट है। ये ओल्डेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि भारत में जहां आज हिमालय है उसके साउथ वाला पार्ट जो है वो ओरिजिनली गोंडवाना लैंड का पार्ट था। किसका पार्ट था ओरिजिनली? गोंडवाना लैंड का। जिनको ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर होते हो वो एनसीईआरटी के तो पतली सी किताब पढ़ लें, ठीक है, ज्योग्राफी की, नहीं तो कोई भी जीएस की बुक लेके एक बार कॉन्सेप्ट वहां देख लें। नहीं हो पा रहा है तो आधार बैच एक है 66 का, आप जाके ले सकते हैं। चलिए उस पे है जो ऐप है, सारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये किसका बना हुआ है? ये है दक्कन ट्रैप। और ये किसका बना हुआ है? ये बेसाल्ट लावा का बना हुआ है। और आज यहीं पे क्या बनी है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो है आज यहीं उसी पे बनी हुई है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, थोड़ा सा पार्ट तेलंगाना और मध्य प्रदेश में है। कौन? बेसाल्ट लावा से बना हुआ दक्कन ट्रैप। ट्रैप इसलिए कहते हैं क्योंकि लावा की परतें हैं। ये कैसा बना हुआ है? ये सीढ़ीदार बना हुआ है, यानी लैडर शेप में बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। और एक के ऊपर क्या है? उसकी तहें बिछी हुई है लावा की। एक बार उद्भेदन हुआ, इरप्शन हुआ, एक तह, दूसरी बार इरप्शन हुआ, दूसरी तह, ऐसे बना हुआ है। और ये कब हुआ? ये क्रिटेशियस पीरियड में होता है। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, वही जुरासिक, जब कौन मिल रहा था आपको? डायनासोर वाला, उसी के आसपास ये काम इंडिया में हुआ। नेक्स्ट, द गोंडवाना रॉक सिस्टम इज मेनली फेमस फॉर, अभी मैंने बात की, देखिए यहां पे कई सारे पॉइंट्स हैं। पेट्रोलियम कहेगा तो आप कहेंगे तृतीय काल यानी टर्शरी पीरियड की चट्टाने। कोयला भंडार कहेगा तो गोंडवाना। भारत का ज्यादातर कोयला गोंडवाना काल में नदी घाटियों के किनारे मिलता है, गोंडवाना में नदी घाटियों के किनारे। और धात्विक खनिज कहेगा तो धारवाड़, धात्विक कहेगा तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये मिलेगा। चूना पत्थर जब भी कहेगा तो ये विंध्यन की खास बात है। और चूना पत्थर विंध्यन में मिलेगा, कुछ मात्रा में कुडप्पा में मिलता है, लेकिन ज्यादातर विंध्यन में ही मिलेगा। इसीलिए जितना भी सीमेंट इंडस्ट्री है वो विंध्यन वाले रेंज में ही है। पेट्रोलियम कोल डिपॉजिट, कुछ प्रतिशत कोल जो है वो टर्शरी में भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर किसमें है? गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहां है? यहीं पे। इसमें क्या मिलता है? नदी घाटियों में कोयला, रिवर बेसिन में गोंडवाना कोल। और कौन कौन सी रिवर हैं? सोन और नर्मदा। इसके अलावा यहां पे एक नदी है जिसे कहते हैं हम हुगली की सहायक, चलिए अभी नाम मिस हो रहा है, महानदी लिख दे पहले। और दामोदर, ये रिवर बीच में जो आती है इसका नाम है दामोदर। नेक्स्ट, द हिमालय वेयर फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल एरा। अभी क्या बात किया? अब देखिए यहीं पे जब भी कभी आएगा, यहां लिखा है प्री कैम्ब्रियन, अब यहीं समझिए, लिखा है प्री कैम्ब्रियन, ये क्या है? ये सबसे प्राचीन या ओल्डेस्ट, ठीक, पैलियोजोइक, सेनोजोइक या मेसोजोइक। अब जब भी कहा आपसे मेसोजोइक, अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। जब कहा प्राकैम्बियन या प्री कैम्ब्रियन, मतलब ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है। जब कहा मेसोजोइक यानी ये मध्यकाल,
और जब मध्यकाल की बात हम करेंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, अब दो और पॉइंट कि जब कभी हिमालय के फॉर्म होने का क्वेश्चन पूछेगा तो पहला आंसर जो होना चाहिए, वो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो क्या होगा, वो तृतीयक काल या टर्शरी। तो तृतीयक या टर्शरी का जो टाइम पीरियड है वो सेनोजोइक है। वो कौन है, सेनोजोइक एरा। ठीक है, और पैलियोजोइक और प्री पैलियोजोइक ये पूरे चारों को डिवाइड करने वाले दो टाइम पीरियड हैं। लेकिन जब भी कभी हिमालय आएगा तो उसे क्या कहेंगे, इस शब्दावलियों में सेनोजोइक कहेंगे या वो टर्शरी या तृतीयक कहेगा। ठीक है, और मेसोजोइक मतलब कौन सा टाइमिंग है, मेसोजोइक मतलब टाइमिंग है जब वही ट्राइसिक जुरासिक क्रिटेशियस वाला टाइम। तो हिमालय पूछेगा तो सेनोजोइक। ये देखिए चतुर्थक काल में कौन सी चट्टानें बन रही, जो प्लेन वाला इलाका है ना, ये सब चतुर्थक काल है, क्वार्टरनरी। और टर्शरी में कौन सी बन रही हैं, या ये कह लें सेनोजोइक या टर्शरी या तृतीयक। ये देखिए हिमालय का पार्ट। टर्शरी टाइम पीरियड में ही इंडिया का जो स्पेशल करेक्ट फिजिकल पार्ट है वो कंप्लीट बनके तैयार हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया सेंट्रल पोजीशन इन इंडिया ओशन। अब कह रहा है कि भारत हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का सबसे बड़ा महत्व क्या है, कि वो महाद्वीपीय विस्थापन, जलवायु संतुलन, प्लेट विवर्तन की व्यापार एवं सांस्कृतिक संपर्क। व्यापार एवं सांस्कृतिक संपर्क कैसे, फिगर के माध्यम से देखते हैं। यह है इंडिया का पार्ट, ये क्या है, यह है इंडिया का पार्ट। अब देखिए ये है वेस्टर्न एशिया और ये है ईस्टर्न एशिया। ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है कौन, इंडिया। ठीक है, फिर अगर आपको ईस्ट से वेस्ट जाना हो तो आपके पास इंडिया का ही रूट है और कोई ट्रैक नहीं है। तो सेंट्रल कंडीशन होने की वजह से ये कनेक्शन करता है किसका, ईस्ट और वेस्ट का। दो कल्चर है और यहीं पे पूछ रहा है कि व्यापार और ट्रेड बिना पहले क्या था, यहां से ट्रेड ऐसे ही हुआ करता था और अब इस रूट से होगा। तो ट्रेड और दूसरा कल्चर। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किस प्रकार का है, उत्तर दक्षिण विस्तार किस प्रकार का है। देखिए नॉर्थ से लेकर के साउथ तक 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। पूरब पश्चिम है 2933, यानी नॉर्थ से साउथ ज्यादा है, ईस्ट से वेस्ट कम है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किस प्रकार का है, उत्तर दक्षिण विस्तार किस प्रकार का है। उत्तर दक्षिण विस्तार पूरब पश्चिम विस्तार से अधिक, पूरब पश्चिम विस्तार से कम, पूरब पश्चिम विस्तार के बराबर, स्थिर नहीं है, गलत। तो राइट आंसर क्या हो गया, पूरब पश्चिम विस्तार से अधिक। क्यों, क्योंकि ये 3214 है और ये 2933 किलोमीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इस तरीके से आपके रीस्टार्ट री एग्जाम 51 का एक बैच आज से स्टार्ट हो गया, इसका नाम है री एग्जाम 51। पूरी क्लास देखिए, ये एनोटेशन फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पे आपका जो री एग्जाम 51 है उस पर डाल दूंगा, वहां जाके आपको ये पूरी की पूरी क्लास मिल जाएगी। आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। मेहनत से प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड बाय, गुड लक।